जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद भयंकर भूस्खलन ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों ने जो घर सालों की मेहनत से बनाए थे वो एक ही रात में मलबे में दफन हो गए। इस प्राकृतिक आपदा में 3 लोगों की जान गई है, दर्जनों परिवार बेघर हो गए। रामबन के धर्मकुंड गांव समेत कई इलाकों में करीब 40 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 10 पूरी तरह से ही ध्वस्त हो गए। लगातार राहत और बचाव काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन अभी भी कई जगह पर प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पाई है। बारिश हुई तो किस तरीके से हमने सुना है कि अभी जो कपड़े आपने पहने हैं वो भी लोगों ने आपको दिए हैं, क्या कहेंगे? जी मैम, रात के 3 बजे ये बाढ़ आ गई तो हम सोए हुए थे सब बिस्तरों में। तो जब यहाँ शोर हुआ तो सारे बाहर निकले तो हम भागे। सारा कुछ जैसे था, माल मवेशी सब कुछ, खाली कपड़े लगे थे वो भी सब गिले हो गए। तो फिर यहाँ लोगों ने हमें थोड़ी जगह दी अंदर घुसने के लिए। अच्छा, किसी के घर में आप सुबह से बैठे हो? हाँ, सुबह से किसी के घर घर तो मलबे का ढेर बन गया। कपड़े किसी ने मांग के दिए हैं, ये देखो बच्चों ने पहने। हम कोई आया नहीं सुबह से? कोई नहीं, सुबह से हम भूखे हैं। कोई बंदा नहीं आया। नहीं, कोई प्रशासन का बंदा नहीं आया। ना ही ये कंपनी वालों ने जो है इसको ये डाइवर्ट किया। इसकी कोई वो इन्होंने वो रास्ता नहीं बनाया। पानी का जो रास्ता था वो नहीं, कंपनी वालों ने ही सबसे बड़ी गंद मचाई। और उसके बाद कैसा माहौल है यहाँ पे? डर का? मैम खुद देख लो। सुबह से हमने सबसे बोला था कि पानी जेसीबी लगाओ, किसी ने जब पानी पीने के लिए भी नहीं जेसीबी दी यहाँ पर। सुबह से ये कुछ खाया नहीं है सुबह से? जनाब बच्चों से पूछिए, चलो हम तो बिस्कुट तो बच्चों को दिया, लेकिन हमें घर में बर्तन कोई नहीं। आप देख सकते हैं, हमें कम्बल ऊपर लेने के लिए नहीं, आप देख सकते हो, लेकिन कपड़े भी हमने। देखिए, ये बात करते करते तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लोगों ने आपको क्या सामान जो है यहाँ पर हालात खराब हो गई है, घरों का सामान बाहर निकल गया है। लोग अपने घरों की दुखद तस्वीरें दिखाने के लिए जो है हमारे साथ चल रहे हैं। और देखिए, ये वो मंजर है जो सुबह 3:30 बजे हुआ था और किस तरीके से ये लोगों के बर्तन जो है वो मिट्टी के मलबे में चले गए हैं। मतलब ये देखिए, ये किचन का वो सामान है, मिट्टी का ढेर बन चुका है। ये मेरे साथ जो बर्तन आप देख रहे हैं, बिखरे हुए ये बर्तन, मतलब ये दर्द बयां कर रहे हैं। मुझे ही यहाँ पर बेहद दुख हो रहा है ये दिखाते हुए, ये तस्वीरें दिखाते पूरी तरीके से। इस घर में आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि इनके माल मवेशी भी जो है पूरी तरह से दब चुके हैं, जिन्हें निकालने की पूरी कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन वो निकाल नहीं पाए क्योंकि मंजर इतना भयानक था, मंजर इतना खतरनाक था कि मुश्किल से इन्होंने अपने ही बच्चों को बाहर निकाला। गीले गंदे मलबे के कपड़ों समेत जब ये बाहर निकले तो बहुत 4 घंटे के बाद लोगों ने इन्हें कपड़े दिए तन ढकने के लिए, और सिवाय इस तन पे जो इनके कपड़े दिख रहे हैं उसके अलावा इन्होंने इस घर से कुछ नहीं निकाला, क्योंकि निकालने के लायक तो कुछ बचा ही नहीं है। आप देखिए, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि इन चीजों में कुछ भी बचाने लायक रहा नहीं है। ये नमक मसाले वाले डब्बे भी मिट्टी से भरे हैं, ये तकिए भी भरे हुए हैं, और अभी भी अगर आसमान पे अगर नजर दौड़ाए तो बिजली कड़कती हुई नजर आ रही है। मौसम का मिजाज बदल रहा है, और जैसे जैसे यहाँ पर मौसम का मिजाज बदल रहा है, लोगों में डर का माहौल है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने रामबन और बनिहाल क्षेत्र का दौरा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के साथ मिलकर प्रभावित इलाकों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्थिति बेहद खराब है और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन हालात पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है। मंजर को अब सही करने के लिए पहुंचा है पीला पंजा। ये पीला पंजा अब जैसे जैसे यहाँ पर रास्ते को साफ कर रहा है, बता दें कि हम लोग सड़क पे हैं, मतलब अभी भी यहाँ से 10 फुट नीचे सड़क है, नेशनल हाईवे है, और उसके ऊपर मलबे का ढेर है। उसके ऊपर का भी जो मलबे का ढेर है वो ये जेसीबी हटाने का काम कर रही है, और ये अभी का नहीं कर रही है, बल्कि सुबह जितने बजे से ये बारिश यहाँ थमी थी तभी से यहाँ पर 2 से 3 जेसीबी लगी और इस मलबे को हटाने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ। लेकिन ये कहाँ पे है? हम जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे रामबन की हाईवे पर है। मतलब ये जहाँ पर मैं बैठी हूँ ये सड़क है, और सड़क से 10 फीट ऊपर हूँ और 15 फीट ऊपर ये जेसीबी है। मतलब माना कि तूफान बारिश का इतना मलबा आया, जब वो यहाँ पर पहुंचा और मलबे ने एक पहाड़ यहाँ पर खड़ा कर दिया। आधे से ज्यादा होटल जो है वो इस मलबे में दब गए, इसकी चपेट में आ गए, और कई गाड़ियां जो हैं वो भी इसकी गिरफ्त में आ गई। इस मलबे की गिरफ्त में ये जो गाड़ी आप देखिए, हल्की सी गाड़ी की छत आपको दिखाई दे रही है। ये जेसीबी यहाँ से मलबे को हटाने का काम कर रही है। बारिश जो है
वो बार बार अपना जो है मौसम जो है वो बार बार अपना मिजाज बदल रहा है। हल्की हल्की बारिश भी हम पर गिर रही है और लगातार जैसे जैसे यहाँ पर मलबे को हटाने का काम ये जेसीबी कर रही है वैसे वैसे मौसम भी अपना रुख बदल रहा है। मतलब मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। बारिश और तूफान लगातार यहाँ पर पड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश के बाद रामबन इलाके में भूस्खलन कई जगहों पर, जिसमें कई गाड़ियां फंस गई। राहत बचाव के लिए लगी टीम को कई गाड़ियां पत्थरों और मलबे में दबी दिखाई दी हैं, जिन गाड़ियों को अब निकालने की कोशिश भी चल रही है। काफी सारा प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है, काफी सारे लोगों की गाड़ियां बह गई हैं, बाइकें बह गई हैं, जमीनें निकल गई हैं, घर मकान निकल गए, तहस नहस हो गया है सारा। आप यहाँ पे देखिए, करोल में देखिए, हमारे धर्मकुंड में भी देखिए, जितना भी सराउंडिंग एरिया है सब में नुकसान हुआ। खासकर आप रामबन इस साइड नजर डालिए, देखिए इतना बड़ा ये नाला है, इस नाले से यहाँ पे लोग दुकानें करते थे। ये मेरा भाई ये छोटा यहाँ फिश शॉप करता था, इधर सारा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, ये सरकार स्पेशल पैकेज रामबन के लिए बनाए, ताकि ये जो इतना नुकसान हुआ है इस नुकसान की भरपाई हो। मौसम अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। लगातार हो रही बारिश अभी भी राहत बचाव काम में सबसे बड़ी परेशानी है। मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज और गुरुद्वारों को लोगों के राहत शिविर के तौर पर तैयार किया गया है। वहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन ने 20,000 लोगों के लिए अस्थायी आवास तैयार किया है। कि कुछ ऐसे इलाके जहां पर अभी भी कुछ लोग नहीं पहुंचे, लोगों के घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। आप जगह जगह पहुंचे हैं, तो किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट कर रही है पब्लिक, वो लोग जो अभी तक बड़े बुरे हालात में हैं? देखिए, इसमें एक तो हमारे जो कंट्रोल रूम है उसमें जो है वो हम कॉल रिसीव कर रहे हैं। जैसे अभी रामबन अगर हम टाउन की ही बात करें तो यहाँ पे 3 जगहों से है जो वो क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड जो है वो आया है, जिसमें यहाँ की जो मेन रोड्स थी या बिल्डिंग्स थी, लोगों के घर थे, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डेब्रिस आया। और एक मतलब बहुत ही ज़्यादा जो जिसका एक जो है वो तुलना की नहीं जा सकती कि इतना आ सकता है नहीं आ सकता, उससे भी ज़्यादा आया। लगभग 10-10 फीट की गलियों में जो है वो भरा पड़ा है उसमें, तो लोगों के घरों में भी आया है। लेकिन अच्छी बात जो है वो फॉर्चुनेट बात यह है कि टाउन के एरिया में किसी भी जगह से जो है वो लोगों की जान नहीं गई। लोगों के घरों में पानी आया है, डेब्री गया है, मलबा गया है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको निकालें, क्योंकि आपको पता है कि ये टाउन का स्लोप बड़ा डिफरेंट सा है। यहाँ गाड़ियों का, बड़ी व्हीकल्स या बड़ी मशीनरी का मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जहाँ पे लगभग 50% से ज़्यादा हमें मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। आसमानी आफत के बाद रामबन में कुछ हिस्सों में आवश्यक सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। कुछ दूर दराज के इलाकों में अभी आवश्यक सेवा बहाल की जानी बाकी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस की टीम, जिला आपदा प्रबंधन सभी मौके पर मौजूद। कल ही आया था माल, शाम को मैंने 9 बजे दुकान बंद की। इतना पता होता था माल भी निकाल देते। बर्तन फ्रिज था, 2 दुकानें थी, बर्तन थे, गठियां थी, सिलेंडर थे, कैश भी पड़ा हुआ था, कोई कापियां थी जिनमें लोगों का लेन देन था, सब कुछ बह गया। जिसलिए इस जब आया मैं तो क्या करता था, तो देख के मैंने सोचा अब क्या करें। अब खुद का दिल करता था खुद को जान दे दें। इतने पाबंद हो गए हम। सुबह जब मेरे को पता लगता है, कोई 7 बजे फोन आता है कि मार्केट सारी बह गई है। अब उधर से आए तो आए कैसे, वो नाला इतना ज्यादा था कि हमने बाहर निकाल दिए थे। इतना पानी, इतनी बुरी हालत, घर खतरे में हो गए थे सारे। हम इधर जैसे कैसे थोड़ा पानी उधर कम हुआ, हम इधर पहुंचे, इधर देखना क्या था, सब बह चुका था। कागज लैंड डैम था, कागज पत्थर थे हमारे। प्रॉपर्टी का नुकसान इतना, गाड़ियों का नुकसान इतना हुआ था, इसके लिए कोई स्पेशल पैकेज होना चाहिए। हम आपके साथ हैं। लगातार बारिश और बादल फटने की घटना के बीच मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने 100 से ज्यादा फंसे हुए गांव वालों को बचाया। लोगों को राहत शिविर तक पहुंचा रहे हैं सेना के जवान। भोजन समेत जरूरी चीजें मुहैया भी करा रहे हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सोमवार को जिले के सभी स्कूल और सरकारी संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए। बारिश की वजह से राहत और बचाव कार्यों को भी अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो 21 अप्रैल को बारिश का सिलसिला तब तक जारी रह सकता है, जिसकी वजह से कश्मीर के साथ ही रामबन और किश्तवाड़ जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।
जम्मू कश्मीर में इस आसमानी आफत से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया। अब जीवन को पटरी पर लाने के लिए शासन प्रशासन की टीम ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। जन्नत में कुदरत का कहर, गर्मी में मौसम का रौद्र रूप, पहाड़ों पर जल प्रलय से तबाही। जम्मू कश्मीर में अप्रैल महीने में हुई बारिश रामबन जिले के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों की गलियों और सड़कों से बहने लगा। अचानक आई बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार मच गया। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड से तबाही हुई। लैंडस्लाइड के मलबे में कई गाड़ियां फंसी नजर आई। कई गाड़ियां तो पूरी तरह मलबे और पानी में डूब चुकी थी। लैंडस्लाइड से रामबन में हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। एक गाड़ी ऐसी नजर आई जो पूरी तरह मलबे में दबी दिखी। गाड़ी की छत का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। इन प्रलयकारी तस्वीरों से रामबन में तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। रामबन में बहते पानी के साथ मलबा इतनी तेजी से आया कि एक टैंकर भी तिनके की तरह बहने लगा। रामबन में बादल फटने और चट्टानों का हिस्सा खिसकने से हर तरफ मलबा ही मलबा दिखने लगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। रामबन में जमीन खिसकने की वजह से रास्ता बंद होने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। अप्रैल के महीने में मौसम की मार ने रामबन के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अचानक आई बाढ़ से नदी नालों में उफान आ गया। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे रास्ता पार करते दिखे। रामबन में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इलाके में मौजूद कई घरों को नुकसान हुआ। मलबे और पानी में फंसे कई लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। पहाड़ों पर हुई तबाही के बीच किश्तवाड़ से बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई, जब पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ों का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। सड़कों पर मलबा जमा होने की वजह से किश्तवाड़ पद्दर के रास्ते को बंद करना पड़ा। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई। प्रशासन के अधिकारियों ने मौसम साफ होने तक घरों में रहने की हिदायत दी है। अनंतनाग के कोकेराग से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ घरों के अंदर तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। घर के आसपास के इलाकों में नदी नालों में सैलाब आ गए। लोग पानी में फंसे दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर से तबाही की तस्वीर बादल के अचानक फटने के बाद आई। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। पहाड़ों का मलबा सड़कों और घरों तक पहुंच गया और लोग मुश्किल में फंसे दिखे। रामबन में जहां बादल फटने के बाद बारिश भूस्खलन तबाही मचा दी, तो वहीं किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। किश्तवाड़ में रविवार को भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। लगातार मौसम में बदलाव से लोग डरे हुए हैं। एक तरफ बर्फबारी, वहीं दूसरी तरफ लैंडस्लाइड से किश्तवाड़ में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लैंडस्लाइड के कारण आवाजाही के रास्ते बंद हो गए हैं। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। लैंडस्लाइड की वजह से भी बहुत नुकसान सड़कों को भी हुआ है। सैकड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए। मकान, दुकान सब मलबे में दबा हुआ है। तो वहीं नेशनल हाईवे भी लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर बंद हो चुका है। 10-10 फीट तक मलबा जमा है सड़कों पर। वहीं स्नोफॉल भी देखने को मिल रहा है ऊंचाई वाले इलाकों में, जिसकी वजह से यहां पर भी रास्ते बंद हो गए हैं। कारगिल के संकु इलाकों में कल से ही बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के कारण कारगिल जांस्कर राष्ट्रीय राजमार्ग अस्थायी रूप से बंद है। प्रशासन ने जनता से किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाने और जारी निर्देशों के पालन की अपील की है। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब तक 19 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत हो जाएगी 28 अप्रैल से, यानी कि यात्रा शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले। इसी पर आपको ये पूरी जानकारी देते हैं।
चार धाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख भी आ चुकी है। 28 अप्रैल से यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से सुबह 7 बजे से शुरू होंगे, जबकि यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होनी है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश में 30, हरिद्वार में 20, विकासनगर और हरबटपुर में 15-15 काउंटर होंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 28 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 4 जगह पे होंगे, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और हरबटपुर है। वहीं यात्री किसी वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो सीधे काउंटर पर पहुंचकर ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं ऐसे यात्री जो दूसरे राज्यों में जत्थे में या ग्रुप में पहुंचते हैं, उनके लिए आश्रम, धर्मशाला या होटल में एक साथ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी, ताकि रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर भीड़ के चलते यात्रियों को परेशान न होना पड़े। रजिस्ट्रेशन बहुत ही उत्साहवर्धक है। दिनांक 20 मार्च 2025 से लेकर अब तक 18 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है और निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड आने पर और धामी जी के बड़े प्रयासों से तो ये 18 लाख लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। चार धाम में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो यात्रियों के लिए तैयारी करना बड़ा चैलेंज है। ऐसे में सबसे पहले शुरुआत रजिस्ट्रेशन के साथ होती है और उसी को देखते हुए ऑनलाइन के बाद अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले बनारस से खबर है, वाराणसी से, जहाँ पर अवैध स्लॉटर हाउस की जगह पर अस्पताल का निर्माण हो रहा है, लेकिन इलाके के लोग इससे नाराज हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर स्लॉटर हाउस ही ठीक था। अब लोगों की ये सोच क्यों है, आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। वाराणसी में लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। आदि विश्वेश्वर वार्ड के मुस्लिम इलाके पत्थर गली में अवैध स्लॉटर हाउस को तोड़कर वहां अस्पताल बनाया जा रहा है, लेकिन वहां के लोगों का अजीब तर्क है। वहां के कुछ लोगों का कहना है कि उनके लिए मांस जरूरी है, अस्पताल नहीं। यहाँ पर गोश्त बिकता था, लेकिन अब यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे, आप लोगों के लिए इलाज हो जाएगा। तो ये बेहतर पहल है, बेहतर पहल है। तो उम्मीद है हम लोग पहले और भी कुछ जी। अच्छा, आप खाते हैं तो वो बेहतर था। हाँ। अस्पताल बेहतर नहीं है। अब कहाँ जाया जाए? तो अच्छा, तो उनके हिसाब से वो पहले चूंकि मांस खाते थे वो बेहतर था, अस्पताल बेहतर नहीं है। तो ये एक बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि पहले मांस था वो ठीक था, मांस खाने कहाँ जाएंगे? मांस खाना जरूरी है कि इलाज कराना जरूरी है? इलाज बहुत जरूरी है। वो अपने से कह दिया, उनको भाई उनका बुजुर्ग है, उन्होंने कह दिया तो कोई ऐसी चीज नहीं कहा। दाल मंडी से सटे पत्थर गली में अवैध स्लॉटर हाउस लंबे समय से चल रहा था। जिस जगह पर स्लॉटर हाउस चल रहा था, उसी जगह पर करीब 33 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। 1 महीने में ये स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ओपीडी चलने के साथ ही सामान्य बीमारियों के मरीजों को भी भर्ती करने की सुविधा रहेगी। पार्षद का कहना है कि ये बड़ी सौगात, लेकिन कुछ मुस्लिम लोगों का अलग ही तर्क है। किसी को इलाज मिलना ज्यादा जरूरी है या किसी का स्लॉटर हाउस जरूरी है? मांस जरूरी है या इलाज जरूरी है? बनारस में इलाज करने के लिए ये जरूरी था। स्लॉटर हाउस जरूरी है, अस्पताल जरूरी है? दोनों जरूरी है हमारे लिए दोनों जरूरी है। खाने के लिए नहीं मिलेगा तो हम तो क्या मांस के अलावा कुछ और नहीं है? मांस कहीं और नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिलता है? पूरे प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद कराए गए, उसी के क्रम में ये भी बंद कराया गया। और हमारे यहाँ शहर दक्षिणी के जो लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी हैं, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि इधर आसपास कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी निधि से पैसा उपलब्ध कराया और आज ये निर्माण हो रहा है। स्लॉटर हाउस की जगह पर दवाखाना बन जाने से जहां कई लोग खुश हैं, तो वहीं पर कुछ मुसलमान अजीब तर्क भी दे रहे हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। पहले ये, उससे पहले फिर चुनाव कराने से पहले जाना, करा कर आना, काउंटिंग करना। कितनी बड़ी मैन पावर जो देश के विकास के लिए, देश के प्रगति के लिए काम करना चाहिए, हमारी वो मैन पावर केवल एक चुनाव में नहीं, बार बार चुनाव कराते हैं। तो जो मैंने एवरेज कहा है कि 5 साल में हमारा 1 साल इसमें पूरा खराब होता है, क्योंकि हर साल वोटर लिस्ट बनती है।
हर बार नए वोटर को जोड़ने का अभियान चलता है। हर चुनाव की अलग वोटर लिस्ट बनती है। आप सोचिए 3 महीने तक पूरे डीएम ऑफिस में जाकर के आप देखिए, पूरा का पूरा महकमा वोटर लिस्ट के काम में लगा रहता है। घर घर घूमकर वोटर का ढूंढो, सर्वे करो, एएसडी निकालो, कौन एब्सेंट है, कौन शिफ्ट हो गया, किसकी डेथ हो गई, नई वोटर लिस्ट लाओ। करोड़ों रुपया हर साल वोटर लिस्ट को प्रकाशन में होता है। अगर एक ही चुनाव एक साथ होता है तो भारत में एक ही वोटर लिस्ट होगी, एक ही वोटर लिस्ट, एक ही बूथ, एक ही बार चुनाव कराने से हम बहुत सारे जो देश के संसाधन अनावश्यक रूप से जिनका दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग कहूं या सही प्रकार से देश के लिए उपयोग नहीं हो रहा है, उसको हम ठीक प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। एक ही बार चुनाव होने से हमारे यहाँ कुछ व्यापारी उद्योगपति भी बैठे होंगे तो उनको भी लगेगा कि कई लोगों को लगता है कि एक ही बार चुनाव होने से सबसे बड़ा फायदा है कि व्यापारी, इंडस्ट्री, उनको भी मुक्ति मिलेगी। हर चुनाव में उनको भी चंदा सहयोग हर व्यक्ति को देना पड़ता है। 5 साल में एक ही बार देना है, उनको भी मुक्ति मिलेगी। बार बार चुनाव होने के कारण से नए लोगों का अवसर कम मिलता है। अगर एक ही साथ चुनाव होगा तो यहां बैठे हुए जो नौजवान युवा हैं, इस देश के ज्यादा नौजवान और युवाओं को अवसर मिलेगा, क्योंकि एक ही साथ चुनाव होने वाला है। अभी तो क्या होता है, मैं एमएलए लड़ लिया, अच्छा एमएलए नहीं जीता तो अभी एमपी लड़ लेता हूं, एमपी नहीं जीता तो अभी मेयर लड़ लेता हूं। आदमी हमेशा चुनाव लड़ने का चलता रहता है। जब एक ही साथ चुनाव है तो भाई हारो जीतो, चुनाव समाप्त, 5 साल के बाद में सोचेंगे। जब एक साथ चुनाव होगा तो नए लोगों को अवसर मिलेगा, ज्यादा लोगों को अवसर मिलेगा। एक ही साथ चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्त करना है, जब एक साथ चुनाव होता है तो परिवारवाद की राजनीति से भी मुक्ति मिल जाती है।